वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी में। हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बारले। गेहूं के बाद आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये। इस क्रॉप से आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको इस क्लास से बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बारले। पहले हम लोग इसमें इसका बॉटनिकल नेम देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका बॉटनिकल नेम है हॉरिजम वल्जेरिया। बार्ली जो है आपका एक संस्कृत भाषा से लिया हुआ शब्द है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बार्ले कौन सी भाषा से लिया हुआ शब्द है। इसकी फैमिली है ग्रेमिनी और पोएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n14। ओरिजिन प्लेस साउथ वेस्ट एशिया। कॉमनली इसको कहा जाता है ज्यादातर, आप सब लोगों ने वैसे बारले नहीं सुना होगा तो कॉमन नेम इसका जरूर सुना होगा, सत्तू और जवा। सत्तू जो लोग गर्मी में बहुत ज्यादा बिकता है, सब लोग पीते हैं, या फिर जो हमारे बाटी चोखा बनता है उसमें बाटी के अंदर उसकी फिलिंग होती है, तो वही सत्तू है हमारा, बारले से ही बनता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज ग्रोन फॉर माल्टिंग पर्पस एंड ब्रीविंग पर्पस। माल्ट सिरप, माल्ट सिरप भी इससे तैयार होता है जिसका इंपॉर्टेंट होता है बेकिंग में, कैंडीज बनाने में एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। आइए अब एरिया और प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अब वर्ल्ड के एरिया की बात की जाए तो वर्ल्ड का एरिया है 57.62 मिलियन हेक्टेयर, और यहीं वहीं उत्पादन की बात कर ली जाए तो 154 मिलियन टन। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का एरिया है 0.75 मिलियन हेक्टेयर। उसका प्रोडक्शन है 1.37 मिलियन टन। प्रोडक्टिविटी, इंडिया की प्रोडक्टिविटी है 9 क्विंटल पर हेक्टेयर और वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी है 18.5 क्विंटल पर हेक्टेयर। वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी इंडिया की प्रोडक्टिविटी से बहुत ज्यादा है। अब ऐसी स्टेट के बारे में देख लेते हैं जहां पे बार्ले का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। पहले है हमारा रशिया, चाइना, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, स्पेन। अब वैरायटीज देख लेते हैं। वैरायटीज, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज है जिनसे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 6 रोड बार्ले, इससे क्या होता है कि दोनों तरफ बार्ले मौजूद रहता है। 6 रो में पहला हमारा ज्योति, अंबर,
विजय, आजाद। सॉल्ट टॉलरेंट, करण 3, करण 4, करण 16, करण 18, करण 19 और सेम आपकी ज्योति, अंबर, आजाद। ज्योति अंबर भी आपकी कॉमन वेराइटीज हैं जो कि सॉल्ट टॉलरेंट हैं। इसके बाद है हमारी हस्कलेस वैरायटी, उसमें है करण 3, 16, 18, 19, 750, 757। ड्रॉट रेजिस्टेंट, RD 31, RD 137, करण 765। इसके बाद हम देखते हैं सर क्लाइमेट के लिए कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल होंगी। इज अ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन क्रॉप, बार्ले जो है वो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन क्रॉप है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल सीरियल, ये बहुत ज्यादा ही लोग इस पे आश्रित रहते हैं और ये एक्सट्रीम, जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं जैसे कि आपके फ्रोस्ट की हो गई या फिर सूखे की हो गई, ये सबको बर्दाश्त कर लेता है, हर कंडीशन में ये सरवाइव कर ले जाता है। मोस्टली ग्रोन इन टेम्परेट जोन, बट इसके साथ एक कंडीशन होती है कि बहुत ज्यादा वर्षा में ये सरवाइव नहीं कर पाती है। इट विदस्टैंड in high heat and hence found suitable in subtropical condition। सबट्रॉपिकल कंडीशन ये बहुत आसानी से ग्रो करता है। कंडीशन या कंट्रीज में देख लिया जाए, सबट्रॉपिकल कंट्रीज में आपका इजिप्ट हो गया, एशिया माइनर और नॉर्थ अमेरिका, इन सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये खुद को सरवाइव कर ले जाता है। फिर सॉइल की बात की जाए, इट थ्रीव्स बेस्ट ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल डीप लोम सॉइल। लोम सॉइल होनी चाहिए, ये वहां पे सरवाइव कर ले जाएगा। इट कैन डू वेल, ये अच्छे से सरवाइव कर लेता है खुद को सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में। इट कैन डू वेल इन सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, बट कंडीशन ये होगी कि ये शुरुआती दौर में अपने आप को ये सॉइल मतलब जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में सरवाइव कर ले जाएगा। इसके बाद हमें सॉइल को सुधारना होगा जिप्सम वगैरह अप्लाई करके। इट गिव हायर यील्ड, ये हमारी जो गेहूं की अपेक्षा गेहूं से ज्यादा अच्छी यील्ड दे सकता है सैलाइन और अल्कलाइन सॉइल में। हम यहाँ देख लेते हैं लैंड प्रिपरेशन, डीप फ्लॉगिंग फॉलोड बाय 2 से 3 हैरोइंग। अगर जरूरत पड़ती है तो प्लंकिंग करते हैं इफ नेसेसरी,
Plunking should be done. किस लिए करते हैं? जो मिट्टी के ढीले बन जाते हैं उसको तोड़ने के लिए करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो. बिफोर लास्ट हार्वेस्टिंग, बिफोर लास्ट, सॉरी हार्वेस्टिंग नहीं, बिफोर लास्ट हैरोइंग, वेल डिकम्पोज्ड, FYM, और कंपोस्ट शुड बी अप्लाइड ऑन द फील्ड. इसके बाद है हमारा सोइंग टाइम. इसका हम सोइंग टाइम देख लेते हैं क्या होता है. 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक आप इसको फील्ड पे लगा सकते हैं. इसके बाद लगता है बट थोड़ा सा यील्ड हमारी कम हो जाएगी. सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं इसी समय. सीड ट्रीटमेंट विद थायरम एट द रेट 3.0 ग्राम पर केजी ऑफ सीड. इसके लिए स्पेसिंग चाहिए होती है, सेम गेहूं जितनी स्पेसिंग चाहिए होती है. और इसका जो सीड रेट होता है वो होता है 75 से 100 केजी पर हेक्टेयर. रेनफेड कंडीशन के लिए हम बात करें तो रेनफेड कंडीशंस के लिए आपकी जो रेनफॉल होगी वो, इसकी जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होगी वो तकरीबन 200 से 250 mm होगी. 250 mm. सोइंग मेथड, इसका इसके लिए कौन सा मेथड सुटेबल है? सोइंग मेथड सबसे बढ़िया मेथड है इसका गिलरिंग, जो कि मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफ में वीक में बताया था. और दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग. ये दो मेथड इसमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं. ब्रॉडकास्टिंग से सीड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और गिलरिंग मेथड से सबसे कम सीड लगता है. सोइंग डेप्थ देख लेते हैं. इसकी सोइंग डेप्थ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे देखिए फिर से सीग्रेट आ गया है, तो सीग्रेट होता है इसका 75 से 100 केजी पर हेक्टेयर. और कुछ कुछ किताबों में आपको 80 से 100 दिखाई मिलेगा. थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, चलेगा, कोई इश्यू नहीं इसका रहेगा. इरिगेशन स्टेजेस की बात कर लेते हैं. तो पहली बात तो ये रेनफेड क्रॉप है तो ज्यादा पानी की इसको जरूरत तो होगी नहीं. सूखा क्षेत्र ग्रसित एरिया में इसको हम लगाते हैं. फिर भी इसकी जो CRI स्टेज है जिसमें इसको पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, वो है हमारी एक्टिव टिलरिंग, जो कि आती है 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग, बुआई के 30 से 35 दिन बाद. और दूसरी है हमारी ग्रेन फिलिंग, 60 से 65 डेज आफ्टर सोइंग. इन दोनों अवस्थाओं में पानी दिया जाना जरूरी है. फिर हमारा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट 10 से 15 टन FYM पर हेक्टेयर. और फिर रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइजर की जो है हमारी 50, 30, 30 केजी पर हेक्टेयर. मतलब NPK जो चाहिए होगा वो इस रेशियो में चाहिए. ये है हमारा रेनफेड के लिए. और इसके अलावा 80, 50, 50 केजी पर हेक्टेयर NPK चाहिए होता है इरिगेटेड कंडीशंस के लिए. वीट मैनेजमेंट देख लेते हैं. क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीट कॉम्पिटिशन, वो होता है हमारा 30 से 40 डेज आफ्टर सोइंग. कंट्रोल करते हैं हम इसका 240
इसमें वही वीड्स लगते हैं आपके जो गेहूं में लगते हैं, 100 से 750 ग्राम पर हेक्टेयर। अगर आपने मेरी वो पीडीएफ नहीं देखी है गेहूं वाली, तो एक बार इस लेक्चर से पहले एक बार उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। 100 लीटर ऑफ वाटर, 7 से 750 से 800 लीटर पानी में हम मिला करके स्प्रे करते हैं। स्प्रे विद इन 30 से 40 डेज आफ्टर सोइंग। आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट है बच्चों। मैंने अपने समय के अनुसार आपके लिए लिमिटेड सीट के साथ एक बैच लाया हुआ है, जिसमें मैं सीयूटी के प्रिपरेशन करा रही हूँ फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। उसमें मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आई हूँ, लाइव क्लासेस भी रहेंगे, मॉक टेस्ट, और आपके लिए कुछ पीडीएफ भी रहेंगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहेगा। तो आप, जो भी बच्चा मुझे ज्वाइन करना चाहता है, वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है अपने फुल नेम और सिटी के साथ। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो बच्चे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरी एक भी वीडियोस नहीं देखी है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं और उनके और अपने नोट्स वहां से बना सकते हैं, जिससे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी और वो डेफिनेटली एक न एक सीट ले ही लेंगे अपने एग्जाम, और अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो इसका डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट देख लेते हैं। डिजीज में हमारा है रस्ट। इसके सिम्टम्स होते हैं occurs in rows on foliage, इसकी पत्तियों पर धारियां पड़ जाती हैं लंबी लंबी, स्टेम्स पर दिखता है असर, और इसके इन्फ्लोरेसेंस पे ईयर, और कुछ समय के बाद इट बिकम appear as continuous strips। पत्तियां समय से पहले ही लीव्स में विदर अर्ली, बहुत पहले ही झड़ने लगेंगी, ऐसा लगेगा मैच्योर हो गई हैं, एंड ग्रेन बिकम श्रिंक, जो दाने हैं वो सुकड़ जाएंगे, एंड स्मॉल, छोटे हो जाएंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे इसका? रजिस्टिंग वैरायटी लगाएंगे, या तो इसके अलावा रिमूव कर देंगे अल्टरनेट होस्ट ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म, या फिर डस्टिंग करेंगे, डस्टिंग सल्फर एंड स्प्रे फंजीसाइड जिनेब @ 2 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद इसमें एक और डिसीज लगती है जिसका नाम है मोले डिसीज। इसे कंट्रोल के लिए हम एक रजिस्टिंग वैरायटी यूज करते हैं, RD2052। इसके बाद हम पेस्ट देख लेते हैं। पहला पेस्ट है टर्माइट। इसका सिम्टम्स जो होता है, सबसे पहले रूट सिस्टम पे इसका अटैक होता है। अटैक द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट, स्टार्ट विल्टिंग। प्लांट जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और ड्राई अप, सूख जाएगा बहुत जल्दी। कंट्रोल करेंगे, हाइड्रीन अप्लाई करते हैं 5% @ 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। सोइंग के समय ही मिट्टी में इसको मिला दिया जाता है। इसके बाद है हमारा एसिड लगता है इसमें,
इसका सिम्टम्स होगा दिस suck the sap from all पार्ट ऑफ द प्लांट, पूरे प्लांट के पार्ट से ये सक कर लेगा। जो इन्फेक्टेड पार्ट होगा वो पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा कलर में, और वहीं से सूखने लगेगा। इसके कंट्रोल के लिए करते हैं मिथाइल पार्थिनियो (0.0025%) अप्लाई करते हैं। इसके बाद है हमारी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इसकी होती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी अवस्था में ही हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब पहले से ही तोड़ के इसको 8 दिन पहले रख लेते हैं, उसके बाद इसको झाड़ते हैं। हार्वेस्टिंग एट फिजियोलॉजिकल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। should be harvest at full spike stage। प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। इसकी यील्ड होती है, रेनफेड की यील्ड होगी 8 से 10 कुंटल पर हेक्टेयर, इरिगेटेड की होगी 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर। इसके बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके फ्रूट को किस नाम से जानते हैं? कैरियोप्सिस। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें। इसमें क्रूड फाइबर पाया जाता है। क्रूड फाइबर वो तकरीबन 3.9 से लेके 5.7 तक होता है %। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो वो इसमें 68 से 69% होती है, और फैट इसमें 1 से लेके 2% तक होता है। मॉइस्चर के समय यहाँ पे मतलब स्टोरेज यहाँ पे मॉइस्चर के समय तकरीबन 12% तक रहना चाहिए। इसके बाद हार्वेस्टिंग अगर मॉइस्चर देखा जाए तो हार्वेस्टिंग के समय जो मॉइस्चर रहना चाहिए वो 18 से 20% होना चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ ऐसी वैरायटीज है जो काफी ज्यादा पूछा, जैसे रेखा हो गई आपकी वैरायटी। ये वैरायटी जो है हाई माल्टिंग क्वालिटी होती है इसकी। इसके बाद है वैरायटी BSH46। ये वैरायटी जो होती है फ्रॉस्ट टॉलरेंट होती है, फ्रॉस्ट टॉलरेंट। इसके बाद एक वैरायटी है जो कि हस्कलेस वैरायटी होती है, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सबसे फेमस है डोलमा हस्कलेस। केदर, ये ऐसी वैरायटी होती है जो कि सुटेबल होती है बोथ फॉडर एंड ग्रेन पर्पस के लिए, बहुत दोनों ही पर्पस के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो विजय वैरायटी है आपकी, ये माल्टिंग और बियर बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा।
फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।